हमारे अनिल जी और प्रबोध जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी क्या हुआ कि अखिल भारतीय पूर्वी क्षेत्र महासभा के अध्यक्ष हमारे एल.पी. पटेल जी, जो अभी निरंजन जी बने हैं, तो एल.पी. पटेल जी 2018 में मुझे बोले कि राय साहब, कि सीता स्वयंवर जो अहमदाबाद, सूरत, गुजरात में होता है, वहाँ हर प्रदेश की लड़कियाँ आती हैं, और लेकिन दिल्ली अभी तक जो है मैंने कोई वहाँ से जो है ऐसा कुछ नहीं मिला है। तो मैं कोशिश किया 2018 से, और लगभग अभी जरुआ हाजीपुर में ये 15वां शादी में करवा रहा हूँ, जो बिना दहेज का। तो उसी दरमियान जो है सो हम लोग एक बराती में 24 तारीख की शादी थी यहीं की लड़की का, और दूसरी जो है शादी ये 5 तारीख की थी, जिसमें सुबोध जी, अनिल जी, रफीक पुलिस हम लोग आए थे। तो मैंने मनोज भाई जी से आग्रह किया था कि सर उस बारात में एक बार बिहार में तो आप आइए। तो उन्होंने शर्त रखा कि ऐसा राय साहब मैं तो चलूँगा, लेकिन ये है कि आप वहाँ हमारे बिहार के लोगों से मिलन जुलन करवाइए, जो कि विचारों का आदान प्रदान हो, और जो है इस तरह से। तो मैंने कोशिश किया, तो 6 मीटिंग में ऑर्गेनाइज करवाया, जो कि हमने समस्तीपुर में, वैशाली में, हाजीपुर में, और समस्तीपुर में 2 प्रोग्राम था। और दूसरा मैं प्रबोध जी और अनिल जी से कहा कि सर ऐसी सी बात है, तो बोला सर ये तो बहुत एकाएक हो गया है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ और जरूर करेंगे। तो यहाँ आज इसीलिए जो है हम लोग इकट्ठा हुए हैं, और आप लोगों का सबसे बड़ा मैं भी सौभाग्य है कि मैं भी बिहार का ही समस्तीपुर जिला का निवासी हूँ। मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, मैं भी स्टूडेंट फेडरेशन का लीडर था जब मैं कॉलेज में था। तो मेरे पिताजी के साथ ही मैं बचपन से मैं घुमा करता था, MP MLA और मंत्रियों से मिला करता था। वही भावना रही। मैं जब दिल्ली में गया तो मैं MBBS का कोर्स कर रहा था 79 में राम मोहन राय सेमिनरी कोचिंग इंस्टीट्यूट। उसी दरमियान में दिल्ली गया, तो वहाँ मेरे भाई CPOD में थे, वैकेंसी निकला था मिनिस्ट्री ऑफ टेली कम्युनिकेशन में, तो मैंने अप्लाई किया, हो गया था, तो वहाँ करने लगे। लेकिन तब से 1981 से मैं वहाँ का जो कुर्मी समाज का जो अपना संगठन था उससे मैं जुड़ा, और वहाँ का जो है रीडिंग पूरा लगभग 14 लाख कुर्मी दिल्ली, तो उसका जो है सब प्रतिनिधित्व मैं किया। और अभी उसी की देन थी मेरी काम का जो है सराहना वो हम लोगों ने किया, और हमारे कई जो है अपने लोग थे अन्य राज्यों में। तो अखिल भारतीय पूर्वी क्षेत्र महासभा का 2008 में चुनाव हुआ था, जिसमें एल.पी. पटेल को अध्यक्ष चुने, तो उन्होंने मुझे राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाया मेरी कार्यशैली को देखते हुए। तो बड़ा खुशी हुआ, और हमारे बिहार के काफ़ी लोग वहाँ गए हैं, जिनके माध्यम से हम जो है, और जो कुछ भी अभी हमारा पूरे इंडिया में जो कुछ भी हुआ केवल कुर्मी का ही नहीं, हमारा बिहार ही ऐसा है जहाँ से हर कुछ शुरू हुआ है। महात्मा गांधी भी आए थे गुजरात से, तो यहीं से शुरुआत जो है सो आंदोलन किए थे। अभी जो भी है बिहार एक बहुत बड़ा, अब हम आप लोगों से यही करेंगे मनोज भाई जी, ये केवल साधारण लोग नहीं हैं, एक के पीछे 5-5 हजार आदमी, एक संस्था है, तो ये बहुत बड़ी ताकत है जो तत्काल इन लोगों ने जो है सो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और मैं यही आशा करूँगा कि नीतीश जी को इतना आप लोग बढ़ाए हैं, CM बनाए हैं, अब उनको PM बनाने के लिए यदि यहाँ से आबादी जितनी इंडिया में है, हर जातियों में हमारी आबादी सबसे ज़्यादा है, 37 करोड़ के लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारी जाती है। और इसके बाद जो है 8 CM हमारे हैं, तो PM क्यों नहीं हो सकता है? तो ये आप लोग की ताकत है। तो अपना जो कई संगठन है सब मिल के आपस में यही प्रयास भाई जी कर रहे हैं, और हर स्टेट में जाकर कुर्मियों के संगठन को मजबूत करने का कोशिश कर रहे हैं। तो दिन दूर नहीं होगा जो हम लोग चाह रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत एक और भी बैठक है, उसमें जाना है। आप लोग अपना कीमती समय, क्योंकि जानते हैं कि शहर में यहाँ हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, इंजीनियर भी सभी हैं, शहर में 5 मिनट समय भी बहुत, 10 मिनट समय बहुत कीमती होता है। डॉक्टर ऐसे नारी छूते हैं तो 1000 रुपया ले लेते हैं। अब फिर भी जो है हमारे बीच में डॉक्टर लोग भी आए हैं, उनका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और सबसे इस पवित्र धरती बिहार पे इन दोनों महानुभावों का जो मेरी याचना को स्वीकार किया, जो बारात में दोनों आए, क्योंकि और लोग आते, लेकिन इनको मैंने कहा कि सर एक बार बिहार की धरती पे वहाँ की बारात को देखिए,
एरोप्लेन से चलने वाले आदमी 40 घंटा ट्रेन में लगा के हमारे बीच में आए। इनके लिए जोरदार राष्ट्र की जो ताकत है अभी, जैसे कि अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि अभी जो प्रोग्राम हुआ था बहुत काबिल तारीफ था। और उसमें क्या है कि जो सबसे जो अग्रगणी रहे हैं हमारे मनु भाई, सतीश भाई, जयंती भाई और वहाँ का सारा विश्वनगर के सबसे हेड काउंसलर, इनके लिए भी ताली बजाइए। के हमारे चेयरमैन हैं। और वहाँ लोगों में मैं जब घुमा, वहाँ एक ही जगह में 10 लड़कियों की शादी लगभग कराया, विश्वनगर और दूसरा कौन सा सर, कौन सी जगह अभी जो होने वाला है 15 तारीख को, हिम्मतनगर। तो इन सबों में वहाँ पर है और इनका नाम बच्चा बच्चा जानता है। तो इनके सहयोग से मैं कई लड़कियों की लड़की सब बहुत खुश हैं। यदि उसमें एक भी गड़बड़ होता तो हम 15 शादियाँ नहीं करवा पाते। तो इसलिए इन लोगों का बड़ा सहयोग मिल रहा है। और ये लोग, क्योंकि वहाँ पर बिना दहेज का इसलिए भी हो रहा है कि लड़कियाँ वहाँ कम हैं, वहाँ ज़्यादा जो लोग 1 या 2 बच्चे पैदा करते हैं, 3 बहुत ही ऐसा किसी के यहाँ हो। अपने यहाँ तो 2, 4, 5, 6 भी लोग कर लेते हैं। तो ये सब जो है कहने का मतलब कि बिना दहेज का, अभी देखिए जिस लड़की की शादी है सिविल इंजीनियर लड़का, देखो पैसा नहीं लगा, 24 तारीख का करवाया था, जो हम लोग गए थे यहाँ से बारात लेके। तो उसमें क्या है, वो लड़का सरकारी नौकरी में है, वो ही इंजीनियर है और 1 पैसा नहीं है। और अपने यहाँ तो ऐसे हैं कुछ हमारे लड़के वाले की मकान बेच के भी लड़की वाला दे दे तो रहेगा ठीक है, कोई बात नहीं। तो इन प्रथाओं को दूर करना है और उसी के लिए हमारे मनु भाई जी अभी राज्यों में जा रहे हैं कि दहेज प्रथा और मृत्यु कोड, ये बहुत बड़ा कोड है हमारे समाज में। अब गाँव में देखते हैं कि जमीन बिचवा के कहता है तुम्हारा बाप का ही तो किया है, 3-3 दिन लोग भोज खाता है। बताइए, जिस परिवार में शोक मनाते हैं अब उसमें जाके हम भोज खाते हैं, कितनी बड़ी। तो यहाँ गुजरात में ये सब खत्म है, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में ये सब मृत्यु भोज नहीं होता है। अरे कौन नहीं चाहता है बेटी को कुछ दूं, तो शिक्षा से जो मिलता है वो लीजिए। मेरा भी 2 लड़का इंजीनियर है, मैं 1 पैसा नहीं दिया। मैं खुद अपनी शादी किया था, जो यहाँ पहले हमारे पूर्वी समाज के डायरेक्टर थे, सबसे पहला म्यूजियम आर्कियोलॉजी के यहाँ पटना में, वो मेरे साधु थे सीताराम राय। तो सबसे पहला यहाँ का जो है पूर्वी कोई डायरेक्टर था म्यूजियम आर्कियोलॉजी का। यहाँ ये नेहरू नगर पाटलिपुत्र है ना, और हम कालीपेट है और उसी परिवार से ये रामचंद्र जी रिलेटेड हैं। तो आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई कि इस छोटे से समय में और आए और अपनी उपस्थिति जाहिर की और हमारे मेहमानों के सम्मान में आप लोग आए। मैं हृदय से आप लोगों का आभार करता हूँ और अनिल जी का और प्रबोध जी का मैं बहुत बड़ा धन्यवाद हूँ कि थोड़े समय में इतने लोगों को यहाँ पर जमा करवा दिए, जो कि यहाँ रीढ़ की हड्डी है हमारे समाज की। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार। जय हिंद। हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बिहार में जो पटेल कुर्मी नव जागरण अभियान जो चल रहा है, इस अभियान में इस राज्य के जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, उस सब लोगों का पूरा सहयोग है। और हमें कोई राज्य स्तर पर या देश के स्तर पर कोई बड़ा काम करना है तो इन सारे छोटे बड़े संस्थाओं को उस बड़े काम के लिए एकजुट होकर लगना होगा, तभी हम कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो जो काम हम लोग बिहार में शुरू किए हैं, हम चाहते हैं कि यह जो है हर स्टेट में इस लागू हो, तो हम बहुत जल्द किसी न किसी उपलब्धि पर पहुंचेंगे। अब हमारे बीच मनु भाई पटेल जी हैं, जो विशेष रूप से आपको सामाजिक और संक्षेप में कुछ व्यापारिक संबंध बिहार और जो है गुजरात में क्या हम लोगों का स्कोप है, क्या कर सकते हैं, कुछ प्रकाश डालेंगे मनु भाई। सम्मानीय मंच, सजातीय भाइयों और बहनों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं यहां से बोलूंगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लूंगा, आपको बोलना है अमर रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे।
सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहें। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहें। धन्यवाद। मेरा ये शहर में दूसरी बार आने का मौका मिला। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा, उनको 127 साल आज पूरे हो रहे हैं। हमको आजादी मिले 75 साल ही हुए, तो ये हमारी संस्था उससे भी पुरानी संस्था है। उस संस्था में सरदार वल्लभ पटेल के भाई भी प्रेसिडेंट रह चुके, मराठा के शाहू महाराज के वंशज भी यहाँ उसमें प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कई बड़े बड़े लोग इस संस्था के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ऐसी पुरानी संस्था, उस संस्था को हमारी कई बार हरिद्वार में एक मीटिंग हुई, तो मीटिंग में यही चिंतन रहता था, भाई पूरे भारत देश के अंदर हम 34 करोड़ कुर्मी है, जो भारत की जनसंख्या का 25% है, मगर हम सब बिखरे हुए हैं, संगठित नहीं है। तो कैसे संगठित किया जाए? तो मैं माननीय श्री एल.पी. पटेल साहब को उसका श्रेय देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने खर्चे से कभी एक भी रुपये का वाउचर उन्होंने संस्था में नहीं दिया है। अपने खुद के पैसे से 8 साल तक भारत देश का भ्रमण किया और जोड़ने की कोशिश हुई और अच्छा संदेश भी आया। देश के काफी राज्यों से जुड़े। आपको ताजुब होगा, अभी हमने ऋषिनगर में राष्ट्रीय अधिवेशन किया, उसमें 23 स्टेट से लोग आए थे और हमने ये अधिवेशन बहुत अनोखा किया था। हम जहाँ भी जाते हैं अधिवेशनों में, तो हमें होटलों में उतारा जाता है। हमने इस बार सोचा, मैंने परमिशन ले ली ऊपर से, कुछ साहब हम नया कुछ करना चाहते हैं। बोले मनु भाई आप जो करना करो। हमने बोला जो भी मेहमान आएंगे उस मेहमानों को हम गांव में उतारेंगे, हमारे गांव जोएंगे, हमारा रीति रिवाज, हमारा पहवेश, खाना पीना। तो लोग सब हंसते हंसते, उनके सब व्यवस्था थी, जो भी आएंगे उनके घर कैसे, कौन सी गाड़ी में जाएंगे, वापस कैसे आएंगे, सारा इंतजाम किया था, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई और लोग बहुत खुश थे। और वहाँ तक भी मैंने सुना कई परिवारों ने तो रास्ता का खाने पीने का सामान भी पैक करके रखा और जाते समय दोनों को आंखों में आंसू आए, इतना प्रेम मिला। तो ये प्रोग्राम से हमें बहुत खुशी मिली। तो मुझे हमारे प्रेसिडेंट ने काम किया, तो मनु भाई अब मेरी उम्र भी हो गई है, आपको देश का भ्रमण करना है और सबके साथ जोड़ना है। तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक्सपोर्टर था, मैंने सारा सब बंद कर दिया। कब मुझे जो भी मेरा जीवन बचा है वो समाज को ही देना है। तो पिछले 5 साल से मैं समाज का ही काम करता हूँ। हमारे साथ जोड़ने में रॉय साहब भी हैं, कई लोग भी हैं। हमने ऐसा एक प्रोग्राम बना रहे हैं और भगवान ने चाहा तो बन भी जाएगा। हर प्रदेशों में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेके एक ज्योति रथ निकालना चाहते हैं ताकि उनको जोड़ा जाए और उस रथ को जब सरदार वल्लभ भाई की जयंती आ जाए, तो आज तक दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी जयंती मनाई नहीं गई है। तो पूरे देश में हम एक मैसेज भेजना चाहते हैं, हम 34 करोड़ हैं और संगठित है। अगर हम संगठित रहेंगे तो हाँ जहाँ भी हैं हमें जो कुछ करना है वो कर सकेंगे। हमारी बात को स्वीकार करना है, उसका दृष्टांत है गुजरात। हम लोग वहाँ संगठित हैं, अलग अलग संस्थाएं चलाते हैं, मगर इस बात में राजकीय माहौल में हम संगठित हो जाते हैं। हम जो चाहते हैं वहाँ से सरकार से करवा सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम संगठित रहेंगे, किसी का पैर नहीं खींचो, हाथ पकड़ के ऊपर लाएंगे, तो उससे अपना संगठन बढ़ेगा, भाई भाई का प्रेम बढ़ेगा
इसीलिए हम पूरे देश में हमारा भ्रमण रहता है। पूरा दिन अभी हम सोच रहे हैं कि 4-5 टुकड़ी बना के इस तरह बड़ी फिटिंग के करें, इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए अमलीकरण का दावा पाएंगे, ऐसा हमारा प्लानिंग है। तो हम ये जो प्रयास कर रहे हैं, हम कुर्मी समाज को जोड़ने के लिए कर रहे हैं। दूसरा, ये जो 127 साल पहले हमारे जो पूर्वजों ने संस्था खड़ी करी, वो अंग्रेजों के सामने लड़ाई करने के लिए खड़ी करी और उसमें वो सफल रहे। तो वो आज पुरानी संस्था है, उसमें आप नहीं जुड़े उनको जोड़िए। इस संस्था के माध्यम से आप छोटी छोटी और भी संस्थाएं भी उसमें जुड़ सकती हैं, तो उसका भी काम हो सकता है। संगठन की इतनी ताकत है कि आप संगठन के माध्यम से जो कुछ करना है कर सकते हैं। एक लकड़ी कोई भी आदमी तोड़ सकता है, अगर सारी लकड़ी कोई इकट्ठा करके उनको जो मिले तोड़ दे, उसकी ताकत नहीं तोड़ नहीं सकती। तो वो संगठित लकड़ियां हुई तभी वो तोड़ नहीं पाए। तो हमारे समाज आज बहुत विकसित समाज है और मशरूम समाज है, ऐसा मैं बोलता हूँ। हमारा समाज, आप मानो या ना मानो, 80 साल पुराना समाज है। 80 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे, मोटा अनाज खाते थे, मोटी भाषा बोलते थे, मोटा कपड़ा पहनते थे, शिक्षण का उनके पास कोई ज्ञान नहीं था, बस खेती करना और उसके जो उपज आए वो उससे अपना गुजरान चलाते थे। आप आज पोजीशन देखो, कुर्मी पाटीदार पूरे देश में इतना आगे बढ़ चुका है, 25 साल में तो और कई हजार गुना बढ़ गया। वो आर्थिक बढ़ा, सामाजिक बढ़ा, हर क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में भी बढ़ा। तो संगठित होने से बहुत बड़ा लाभ है और पूरे दुनिया में मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ, यही एक समाज है 80 साल में इतना प्रगति किया है। अंग्रेजों को अपने पर जो राज करके गए अंग्रेज, उनको 400 साल लगे अंग्रेज बनते बनिए ब्राह्मण सबसे आगे हम है। 80 साल का इतिहास है उसमें। वो इसीलिए हुआ जो हमारे पूर्वज थे वो इतने ईमानदार थे, बहुत मेहनती थे। अगर गाँव में कोई साधु आता था तो ये नहीं बोलता था कि ब्राह्मण है, दुनिया का घर कहाँ है, बोले पाटीदार का घर कहाँ है, कुर्मी का घर कहाँ है। अगर उसके घर में कुछ भी सामान नहीं होता तो बगल से आटा लाके भी रोटी बना के खिलाता था। ऐसा उनका आशीर्वाद से आज हम सुखी है। ऐसा हमारा समाज है, मगर लोग अभी इनको पहचान नहीं पाए। अच्छा, अभी भाई साहब ने जो बताया, तो हमें ये बताया गया था कि दो तीन चीजों से पूरे देश को जोड़ा जा सकता है। एक तो रोटी बेटी। तो आज से हम 10 साल पहले कई प्रदेशों में भ्रमण कर रहे थे, तो हम गए उड़ीसा। तो उड़ीसा वालों ने हमें ये कहा कि हमें यहाँ बहुत दिक्कत है, सामान्य आदमी है, गरीब आदमी है, उनके घर में 2-2, 3-3 बच्चियां रहती है और शादी में बहुत दहेज। तो बोला उसका पटेल साहब कुछ न कुछ इलाज करिए। फिर हमने सोचा, फिर गुजरात आए, फिर बैठे हैं, तो हमने सोचा भाई हम अपने वहाँ भी तो लड़के ज्यादा है, लड़कियां कम है, तो उनका भी रास्ता हो जाए, अपना भी काम हो जाए। फिर हमने शुरुआत में राजकोट सूरत के अंदर 7 बिटियाओं का समूह लग्न किया। उसे 1 पैसे का दहेज नहीं, लड़की वालों का 1 पैसे का खर्च नहीं। सिर्फ कई लड़कियों को तो उस टाइम शुरुआत की बात बता रहा हूँ, तो ऐसे परिवार थे कि हमने यहाँ से पैसा भेजा टिकट बनाने के लिए और जाने आने का टिकट का भी दिया। तो शुरुआत 7 बच्चियों से हुआ। उसके करते करते आज 10 साल में 1500 बच्चियां गुजरात में शादी किया है, वो सिर्फ दहेज के कारण। और जहाँ भी जाता हूँ मैं सबको यही बोलता हूँ, आप सुधर जाओ दहेज के बारे में, नहीं तो 10 साल 15 साल में ये बच्चियां और प्रदेशों में जाएगी तो आपके बेटे के लिए बहू कहाँ से लाओगे। आज तो 2-3-4 बच्चियां हैं, 2-3 लड़के हैं,
मगर नया जो जनरेशन आ रहा है वो अपना परिवार सीमित करते जा रहा है, तो आगे 10 साल 15 साल 20 साल में ये सभी जगह दिक्कत पड़ने वाली है। तब हार के आप बंद करोगे, समझदारी से अभी कोई बंद करना नहीं चाहता है, क्योंकि देना है और लेना है। तो इस माध्यम से हमने ऐसा सोचा है कि भाई गरीब जो परिवार है, आर्थिक कमजोर है, तो उनको कैसे उठाया जाए। तो हमने सोचा कि अगर ये इनकी बेटी गुजरात में या कहीं गुजरात में आती है तो हमारा जिम्मेदारी, हमारा खर्चा लगता है। तो हम उनको बोलते हैं कि आपको आना जाने का खर्चा है, आने के बाद आपको जहाँ भी हमारी शादी होगी आपको ले जाना, फिर आपको जाना है उस ट्रेन में छोड़ना, रहना, खाना पीना, सारा खर्चा, शादी का भी खर्चा हम भुगतते हैं, क्योंकि हमें लोग पैसे भी देते हैं। और जो लड़के की अगर शादी होती है वो भी खर्चा उठाने के लिए तैयार होते हैं। और एक बेटी को हम 5-6 बायोडाटा भेजते हैं, उसमें अगर उनको सेटिंग नहीं हुआ तो दूसरा भेजते हैं। उसमें से 2 लड़के वो चॉइस करते हैं, 2 लड़कों से परिवारों से बात करा देते हैं, फिर पसंद हो जाए तो फिर आरस परस से जिसको जहाँ जाना है जा सकते हैं, मिल सकते हैं। फिर जब रिश्ता तय हो जाता है तो हमारी 3-4 शर्तें होती हैं। उस परिवार को कहते हैं कि ये बेटी हमारी बेटी है, गुजरात आने के बाद ये हमारी बेटी होती है। आप उन बेटी और बेटे के नाम कम से कम 3 लाख रुपये, अच्छा परिवार है तो 5 लाख रुपया का एफडी करा देते हैं। जब जितना ज्यादा ब्याज मिलता है 3 साल का, इसकी एफडी करा दे तो 2 बच्चों का ही नाम रहता है उसमें, ताकि उस बेटिया की शिफ्टी हो जाए। और उसके बाद उसके परिवार से ही कहते हैं कि ये बेटी को आपको गोद लेना पड़ेगा। 10 मिनट रुका ना, गोद इसीलिए दिलवाते हैं कि बेटिया हजारों किलोमीटर से दूर आती है। छोटे मोटे अपने समाज में बहुत प्रसंग आते हैं, तो उसकी इच्छा होती है कि चलो वही अपना पापा का घर मान लेती है, तो आती जाती है। जैसे मैंने एक बेटी को गोद लिया, मेरे घर में 2 बेटी है, तो ये मेरी तीसरी बेटी हो गई। मेरी बेटी 2 बेटी के साथ जो मैं व्यवहार करता हूँ, उनके बच्चों के भी साथ जो व्यवहार करता हूँ सामाजिक रूप से, वो व्यवहार उस तीसरी लड़की के भी साथ करना पड़ेगा। ऐसा बंधन है। फिर जिस घर में जाएगी बिटिया, उस घर के परिवार के 4-5 आदमियों की हम जिम्मेदारी देते हैं, वो भी लिखित में, कहने का मौखिक बात होगी। तो इस तरह से और परिवार को बिठाकर बोलते हैं कि देखो हमारे यहाँ तो सब्जी दाल में गुड़ डाल के खाते हैं। हमारी बिटिया ने जन्म से आज तक गुड़ किसी में खाया नहीं, तो वो शायद अपना 6 महीने तक वो अपने तरीके से खाएगी, अपने तरीके से रहेगी। फिर उनको बोलते हैं कि वो देखो हिंदी भाषी है, हम लोग गुजराती हैं, तो उनको सेट होने में थोड़ा समय लगेगा। आजकल लड़की 2 महीने में तो सब सेट हो जाती है, क्योंकि पढ़ी लिखी है। तो ये भी